स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोगों ने ह्यूमन माउथ के बारे में पढ़ लिया था, बकल कैविटी बेसिकली पढ़ ली थी और ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टमक से लेकर पूरा एनस तक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली स्टमक से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टमक का रीजन होता है। हमारा जो स्टमक होता है ना, स्टमक में जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग वो बहुत सॉफ्ट लाइनिंग होती है, मतलब सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। सॉफ्ट लाइनिंग होने की वजह से हमें इसमें इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो बेसिकली हमारे जो स्टमक में जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो इसके केमिकल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक जूसेस कहते हैं। तो हमारे जो स्टमक जूसेस होते हैं ना, बेसिकली वो तीन होते हैं। पहला होता है HCl। HCl एक एसिड होता है, ये हाईली डिग्रेडेबल होता है, मतलब है कि अगर किसी भी चीज को ये टच करेगा ना तो उसे कोरोड कर देगा, उसे जला देगा। तो इतना एसिडिक होने की वजह से ना ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, इसका कुछ रीजन है। दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है तो सारे केमिकल्स ही, क्योंकि ये केमिकल फॉर्म में है, लेकिन ये एक एंजाइम है। क्यों एंजाइम कहते हैं? लास्ट टाइम पे हमने अमाइलेज के बारे में पढ़ा था। अमाइलेज वो एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करता है। तो वैसे ही प्रोटीन डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में, उस प्रोटीन डाइजेशन के लिए ये पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो पेप्सिन होता है ना, वही एंजाइम है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन करवा रहा होता है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है म्यूकस। तो ये तीन स्टमक जूसेस होते हैं जो हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का काम होता है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये जो HCl है ना, कोरोसिव नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, हमारे स्टमक लाइनिंग को डिग्रेड करता जाएगा, उसे घुलाता जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टमक में होल्स वगैरह हो सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमारी बॉडी में म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस आउटर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, और आउटर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या होता है, HCl जो स्टमक वॉल होती है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता है। तो पहले तो म्यूकस रिलीज होगा टू प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाके HCl रिलीज होता है। HCl जरूरी है क्योंकि ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इसके एसिडिक मीडियम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये पेप्सिन होता है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी चीज अपने आप काम करना स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि अगर पूरा दिन अगर हम देखें तो सारा दिन पेप्सिन होगा हमारी बॉडी में, और सारा दिन फूड थोड़े ना होता है। तो जब फूड आएगा तभी ये काम करे, उसके लिए HCl है। HCl क्या, जब HCl रिलीज होता है तो वो हमारी बॉडी, हमारा जो स्टमक होता है उसमें 1.5 बहुत ही लो pH होता है। इस pH पे कोई भी चीज जल जाती है, तो ये 1.5 pH मेंटेन करता है हमारे स्टमक में। तो उससे क्या होता है कि फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से फिर हमारा प्रोटीन डाइजेशन हो जाएगा। इसका दूसरा काम होता है बैक्टीरिया किल करना। हमारे बॉडी में खाने के साथ काफी सारी बैक्टीरिया के जर्म्स को मारने का काम है इसका बेसिकली। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में खाने के साथ साथ काफी और सारी चीजें चली जाती हैं, तो हमें नहीं पता कौन सा माइक्रोब हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है। तो उनके एंटर होने की वजह से उनको पहला टारगेट है जो उनको मिला, जिसकी वजह से उनको मार दिया जाएगा, वो HCl होता है। HCl जाके उसको किल कर देगा, तो HCl की वजह से ये मर जाएंगे और फिर हमारी बाकी सारी प्रोसेस हो जाएंगे। तो अगर हम सिंपली देखें तो हमारे स्टमक में जब फूड यहाँ पे पहुंचा, तो जो फूड था पहले बोलस कहला रहा था, वो यहाँ पहुंचा, उस पर म्यूकस रिलीज हुआ। म्यूकस ने इस पूरी लाइन को इस तरह से ऐसे करके कवर कर लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर HCl रिलीज होगा जो फूड को एसिडिक बना देगा, और फिर रिलीज होगा पेप्सिन। पेप्सिन उस फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए जब हम लोग को वॉमिटिंग होती है ना, तो वॉमिटिंग में हमारा गला जलने लगता है। तो उसका रीजन ये है कि ये जो HCl है वो थोड़ा पानी वानी पीने की वजह से डाइल्यूट हो गया होता है,
जब बाहर आ गया होता है, स्टार्टिंग में बहुत कोरोसिव होता है, तो वो HCl हमारे गले को जला देता है और कुछ अजीब सा गंदा सा टेस्ट होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे हमारा स्टमक खत्म हो गया। ये स्टमक की एंडिंग है। स्टमक की एंडिंग से हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसका काम होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ से फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो यहाँ पे हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड होने की वजह से लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, तो इसका नाम है लिवर। तो क्या होता है कि इस लिवर के अंदर जैसे स्टमक में जूसेस बन रहे थे ना, वैसे ही ये लिवर जूसेस बनाएगा। अगर हम इसका हटा दें, तो ये जो लिवर होता है ना हमारा, उसमें यहाँ पे ये जूस बनाता है। इसका जो जूस होता है उसका नाम होता है बाइल जूस। ये जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये सारा दिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो लेकिन हमें जरूरत तो एक लिमिटेड टाइम पर पड़ती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसे स्पेशल टाइप का ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का स्पेशल टाइप का पार्ट होता है जिसमें जाके ये स्टोर हो जाता है। इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। जैसे हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है ना, वैसे ये जो बाइल जूस होता है ना, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? लिवर बनाएगा, सिंथेसिस लिवर करवाएगा, लेकिन उसके बनने के बाद उसको जहाँ पे स्टोर करवाना है, उस स्टोरेज का काम गॉल ब्लैडर में होगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर हो जाता है। फिर जैसे फूड आया, तो फूड जो स्टमक का फूड था वो एसिडिक था, मतलब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट था। लेकिन हमें जो क्या होता है कि यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे जब फूड पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें उसे बेसिक बनाना होता है। तो इस बाइल जूस के दो काम होते हैं। बाइल जूस के दो काम होते हैं। पहला काम जो होता है इसका, वो होता है फैट डाइजेशन। फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फैट डाइजेशन कौन करेगा? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, प्रोटीन के लिए पेप्सिन, वैसे ही फैट जो होता है, फैट के लिए यहाँ पे होता है लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम होता है जो फैट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फैट डाइजेशन पे तो लाइपेज आ जाएगा बाइल जूस में। इसके अलावा इस बाइल जूस का काम होता है, ये अल्कलाइन बनाता है। जैसे 7th क्लास में पढ़ा था एसिड बेस, जैसे 7th क्लास में पढ़ा था एसिड बेस, वैसे ही क्या होता है, ये जो बाइल जूस होता है ना, वो क्या करता है कि पहले तो एसिडिक मीडियम बना, अब उस एसिडिक को बेस बनाना है, तो बेस को हम लोग अल्कलाइन भी कहते हैं। तो उस बेसिक मीडियम को ये बनाने का काम करता है। जब ये बेसिक हो जाता है यहाँ पर, तो फूड यहाँ पे पहुंच चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम उसको, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एक गॉल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये तो हो गया बाइल जूस का काम। अब यहाँ पर एक लीफ शेप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस लीफ शेप के ग्लैंड को हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। ये जो पैनक्रियाज होता है ना, ये पैनक्रियाटिक जूसेस निकालता है। जैसे स्टमक से निकला स्टमक जूस, लिवर से निकला बाइल जूस, तो वैसे ही पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। अब क्या होता है, ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस जो निकले वो यहाँ पे आए। अब तीनों का डाइजेशन हो चुका है, लेकिन उसका फर्दर डाइजेशन करवाने का काम, उस चीज को और फर्दर ब्रेक करने का काम पैनक्रियाट करता है। हमने लोगों ने इसको अल्कलाइन इसीलिए बनाया था ताकि पैनक्रियाटिक जूसेस एक्टिवेट हो जाए। तो फूड का अल्कलाइन, क्योंकि ये जो होते हैं अल्कलाइन मीडियम चाहिए इसको एक्टिवेट होने के लिए, तो इसके एक्टिवेशन का काम कौन, पैनक्रियाटिक जूसेस को एक्टिवेट करवाने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आ गए तो उसको फर्दर और डाइजेस्ट करेंगे। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे उनको फर्दर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस।
ठीक है। अब यहाँ से ये चीजें जो होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती हैं। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि ये सारी चीजें हो गई हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ से फूड आया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब क्या हुआ, हम लोग पैंक्रियाज से निकले पैंक्रियाटिक जूसेस, उनने क्या किया, जो ये वो एल्कालाइन थे, अल्काइन मीडियम में एक्टिवेट हुए, उसके बाद उन्होंने फूड को डाइजेस्ट फर्दर किया। जैसे मान लो वहाँ पे एंजाइम्स थे ना, तो वैसे ही और फर्दर जो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं उसमें और फर्दर एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे ट्रिप्सिनेज, लाइपेज, पेप्सिनेज, ये और फर्दर उनको और फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये तीनों जो होते हैं ये पैंक्रियाटिक जूसेस और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है दोनों जगह पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इस वाले क्योंकि स्टमक से यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे होता है जे शेप का होता है, इसलिए हम कहते हैं जेजुनम। और ये जो पूरा बड़ा सा पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं इलियम। इलियम कहते हैं। क्या होता है कि ये ड्यूडेनम में तो पैंक्रियाटिक जूसेस की वजह से डाइजेशन हुआ, जेजुनम जो होता है ना वहाँ पे ये पहुँचता है और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं, क्योंकि हमें फूड को बस बार बार तोड़ना ही है, मतलब पहले वो इतना बड़ा था, इतना टूटा, इतना टूटेगा, फिर इतना टूटेगा, तो छोटे छोटे पोर्शन में हम उसे ब्रेक कर रहे हैं। तो जेजुनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं उसको और फर्दर ब्रेक करते हैं। फिर क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पोर्शन है यहाँ पे फूड पहुंचा। अब हमारे फूड का जो मेन एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि खाना पच गया है, अब हमने पढ़ा था इंजेक्शन हो गया था, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद अब हम फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और दूसरा होता है कि फाइनल डाइजेशन, मतलब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होती है, क्योंकि स्टार्ट तो माउथ से होती है कि हमारे संदर्भ में ही स्टार्ट करता है, उसकी एंडिंग कहाँ होती है, तो उसकी एंडिंग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड के एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, फूड जब एब्जॉर्ब हो गया हमारा तो उसके बाद वो फूड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे तो हम लोगों ने फूड एब्जॉर्ब किया, लेकिन वाटर और कभी कभी हम लोग अल्कोहल भी पीते हैं और दवाइयाँ जो लेते हैं, तो वो इन सारी 3 चीज़ों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, उसका ड्रग्स और अल्कोहल, इन 3 चीज़ों का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से फूड निकला, यहाँ एंटर किया, ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो पोर्शन होता है इसे हम सीकम कहते हैं। वो जगह जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ रही है उसे हम सीकम कहते हैं। यहाँ पे फूड या पानी, वाटर, ड्रग्स और अल्कोहल एब्जॉर्ब हो गया। अब जो भी वेस्ट था यहाँ से जो भी हम लोग को चाहिए था वो ले लिया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, फाइबर होता है और भी सारी चीज़ें जो हम एब्जॉर्ब नहीं करते लेकिन फूड के साथ आती हैं, तो वो जाके कहाँ स्टोर हो जाती है, इस पोर्शन में स्टोर हो जाती है, इसे हम लोग रेक्टम कहते हैं। रेक्टम वो चीज़ होती है जहाँ पे जाके ये वेस्ट हो वो स्टोर हो रहा है, और तब तक स्टोर होता रहता है जब तक इसे हम इजैकुलेट नहीं करने वाले हैं। जब उसे हमें इजैकुलेट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो ये पोर्शन होता है एनस, यहाँ से ये जाके
बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तब कोई भी डाउट्स हो इस बारे में तो मैसेजेस के जरिए पूछ लिया कीजिए, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये लाइनिंग है, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, इसमें इस तरह से लाइंस हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे करके स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे उसमें होती है टंग्स में लंबे लंबे प्रोजेक्शन, तो वैसे यहाँ पर प्रोजेक्शन मतलब बाहर निकले हुए। तो ये जो निकले हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे हजारों की संख्या में निकले हुए, तो इन्हें हम लोग विलाय कहते हैं। विलाय का काम क्या होता है, ये हमारे फूड के लिए ना एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देता है। तो अगर सिंगल लाइन होगी तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। वैसे देखिए ये इतनी बड़ी लाइन है और इसको जब हम खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा। तो ये जो विलाय होते हैं ना, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। और इन विलाय के ऊपर भी छोटे छोटे इस तरह से निकले हुए रहते हैं, उन्हें हम लोग माइक्रो विलाय कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, उसका रीज़न ये है कि उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया एनहेंस कर देते हैं, जिससे वजह से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाती है। तो ये डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन यही खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो अमीबा में डाइजेशन बढ़ना है, हमें अमीबा डाइजेशन, उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।